Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper daily current affairs analysis and the newspaper analysis. So friends, let's get started. तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो सेडिशन लॉ पर है। सेडिशन लॉ जो कि यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो ये सेडिशन लॉ और आईपीसी और 124A जिसके अंडर ये रखा गया, ये सब क्या है इम्पोर्टेंट है। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जो इसकी सिग्निफिकेंस है और जो है इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारे क्या है इम्पोर्टेंट है मेंस में। तो हम लोग शुरू करते हैं कि सेडिशन लॉ है क्या। सेडिशन लॉ मीन्स होता क्या है, राजद्रोह कानून या फिर देशद्रोह कानून इसे हिंदी में कहते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो राज्य या फिर सरकार के खिलाफ कुछ कहता है, बोलता है और जो है कुछ लिखता है या फिर कुछ इशारे करता है जिससे क्या होते हैं, हिंसा भड़कते हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या लगाया जाता है, सेडिशन लॉ के कानून लगाए जाते हैं। तो ये कॉलोनियल सेडिशन लॉ जो है ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे क्या किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। इसके मतलब रिलेटेड कई सारे केसेस आ रहे हैं जो कि क्या है, फर्जी हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें हम लोग, ये दिखाया गया यहाँ पे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है यानी एनसीआरबी है, वो इसका रिपोर्ट बताता है कि 356 केसेस ऑफ सेडिशन की मतलब 356 केसेस ऐसे हैं राजद्रोह की अंडर सेक्शन 124A यानी जो सेक्शन 124A है ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी के सेक्शन 124A के अंडर 356 केसेस क्या की गई थी, रजिस्टर की गई थी। और इसके बाद ये क्या और इसके बाद फिर कितना किया गया था, 548 पीपुल अरेस्टेड बिटवीन 2015 एंड 2020। तो 2015 और 20 के बीच में 548 केसेस क्या की गई थी, रजिस्टर्ड की गई थी। और जबकि उसमें से सिर्फ 6 लोगों का क्या किया गया था, कन्विक्शन किया गया था, यानी 6 लोगों पर ही कुछ सुनवाई हुई थी, बाकी सारी केसेस क्या थी, फर्जी थी। तो इस कारण से इस पर क्या चल रही है, बातें चल रही हैं, इसे क्या कर देना चाहिए, संविधान से हटा देना चाहिए, संवैधानिक बना देना चाहिए। तो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसे हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे रिकॉन्सीडर के लिए केंद्र सरकार को बोल दिए कि केंद्र सरकार को क्या कर देना चाहिए, इस लॉ के बारे में एक बार कंसीडर कर लेना चाहिए। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, इसे टालते जा रही कि हम अब मतलब रिकॉन्सीडर करके बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो करके बता नहीं रही केंद्र सरकार, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसमें बताया गया है कि जब तक केंद्र सरकार रिकॉन्सीडर करके बताती नहीं तो कोई भी न्यू FIRs फाइल नहीं किए जाएंगे। कोई भी FIRs यानी अगर सेडिशन लॉ के अंडर कोई FIR करवा रहा है तो ये फाइल नहीं किया जाएगा और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और कहने का मतलब तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार इस पर रिकॉन्सीडर करके बता नहीं देती है। इसलिए ये क्या है, सेडिशन लॉ होल्ड पर रखा गया है। तो थोड़ा सा हम लोग सेडिशन लॉ के बारे में और जान लेते हैं डीपली में। तो सेडिशन लॉ के हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये सबसे पहले कहाँ पे, इंग्लैंड यानी 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि जो सरकार है ना, सरकार के खिलाफ में कोई भी बुरी बातें ना बोले, क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बोले, क्योंकि बुरी बातें क्या है, सरकार के लिए हानिकारक हैं। तो इसलिए इसे बनाया गया था। और ख़ास तौर से इंडिया को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया में उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण से लोग क्या करते थे, सरकार के खिलाफ यानी सरकार की जो बुराइयां थी कह करके, लोगों को समझा करके और लिख करके किसी भी तरीके से जनता को जागरूक करते थे। तो इसी चीज़ को दबाने के लिए ये सेडिशन लॉ लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए इसे कॉलोनियल सेडिशन लॉ बोला जाता है। जिसे अब क्या, और तब से चला आ रहा है, इंडिया को आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए, मतलब ईयर्स हो गए, तो भी अभी ये सेडिशन लॉ जो है हमारे देश में ख़त्म नहीं हुआ। जबकि इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे जगहों पे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इंडिया में अभी भी चला आ रहा है। और इस सेडिशन लॉ का जो मसौदा है तैयार किया गया था 1837 में, किसके द्वारा, थॉमस मैकॉले के द्वारा। 1837 में थॉमस मैकॉले के द्वारा इसका मसौदा पूरा तैयार किया गया था ओरिजिनली रूप से, जो कि क्या थे, थॉमस मैकॉले ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। और फिर उसके बाद क्या किया गया था, 1860 में एक IPC बनाया गया था, इंडियन पेनल कोड बनाया गया था, जिसका नाम क्या था,
124A था, यानी सेक्शन 124A था। फिर 1870 में इस सेक्शन में इसे रखा गया था, यानी सेडिशन लॉ को रखा गया था। और इसके अंदर क्या थे, कुछ दंड प्रोविजंस थे, यानी पनिशमेंट प्रोविजंस थे। और ये क्या था, उन कठोर कानूनों में से एक था जो कानून बनाए गए थे जनता की आवाज़ों को दबाने के लिए। जनता की आवाज़ों को दबाने के लिए ये उन कानूनों में से क्या था, एक था जो बनाए गए थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके पनिशमेंट के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या पनिशमेंट इसमें दिए जाते थे। अगर आप सरकार के बारे में अच्छा कहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सरकार के बारे में कुछ बुरा कहते हैं जिससे क्या भड़कती है, दंगा भड़कती है, तो उसके लिए आपको क्या क्या पनिशमेंट दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे इट इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल यानी कि इसमें ज़मानत नहीं होगी, ज़मानत नहीं दी जाएगी। और इसके बाद 3 साल तक इसमें जेल की सज़ा हो जाती है, प्लस क्या होता है, फ़ाइन भी ऐड कर दिया जाता है। और जीवन कारावास भी, यानी क्या कहा जाता है, जीवन कारावास भी हो जाता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो व्यक्ति गिल्टी होता है, यानी पाया जाता है गिल्टी, वो एलिजिबल नहीं रह जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, यानी उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती है। तो ये था इसका क्या था, ये सारे इसके पनिशमेंट थे। तो ये जो सेडिशन लॉ है, इसे हटाया क्यों जा रहा है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, जो जनता की फ्रीडम है, क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीच है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता उसे क्या कर देता है, वायलेट करता है, उसका ये विरोध करता है। तो केदारनाथ वीएस बिहार जो कानून था, वो कहते हैं कि वर्सेस बताते हैं कि यानी सेडिशन लॉ और ये कानून, ये जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 19 है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ बोलते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की बुराइयों को बताते हैं, तो हमारे ऊपर क्या हो जाता है, हमें ये सारे पनिशमेंट दिए जाते हैं, यानी किसके अंडर, सेडिशन लॉज के अंडर। तो इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं इसका हम थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये क्या करता है, चेक करता है एंटी नेशनल, हर कोई नहीं, मतलब सरकार की बुराइयां कहे तो सच ही बताएगा। तो एंटी नेशनल जो होते हैं उनको चेक करता है, सीसेशनिस्ट होते हैं, अलगाववादी और टेररिस्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें चेक कर लेता है। और फिर क्या करते हैं, पब्लिक ऑर्डर को बाधा पहुंचाते हैं या फिर इनसाइड वायलेंस करते हैं, मतलब हिंसा भड़काते हैं और क्या करते हैं, इनमिटी बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करता है, चेक करता है। तो इसके क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट है सेडिशन लॉ के। लेकिन इसे क्या कर दिया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है, जो कि हमारे राइट को क्या कर देता है, वायलेट कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक मिनट, ये चीज़ें इसमें छूट गई हैं। तो ये यहाँ पे कुछ नाम दिया हो, जैसे दिशा रवि हो गया, कश्मीरी स्टूडेंट्स हो गया, सरजील इमाम हो गया, कन्हैया कुमार हो गए। तो इन सभी का जो है, इन सभी के ऊपर सेडिशन लॉ लगाया गया था। और जो है ये हमारा ज़रूरी नहीं है कि किस कारण से इन पे सेडिशन लॉ लगाया गया था। तो अब नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश ऑन अलर्ट ओवर साइक्लोन। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्या है, अलर्ट पे हैं साइक्लोन के कारण। यहाँ हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि ये क्या है, चैरियट है, एक रथ है जो कि किसका है, सोने का है। और ये कहाँ से मिला है, ये मिला नहीं है, मतलब ये बहते हुए आया है इस आसानी साइक्लोन के साथ बहते हुए। लेकिन अभी इसका कुछ भी पता इसके बारे में नहीं चला, किस देश का है, कहाँ से आया, कैसे आया है। तो इस आर्टिकल में जो बातें की गई वो क्या की गई हैं कि मतलब जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उसमें IMD के द्वारा, यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विज्ञान विभाग है, उसके अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में कोई भी उम्मीद नहीं है, यानी इस साइक्लोन का इफेक्ट कुछ भी नहीं है वेस्ट बंगाल में। और जबकि उड़ीसा और क्या आंध्र प्रदेश अलर्ट पे हैं। और कुछ इन राज्यों के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहे हैं, बारिश भी हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया को क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, यानी पार कर रहा है। कौन, आसानी साइक्लोन जो है कोस्टल एरिया को पार कर रहा है। और इसके बाद ये बहुत ही पतला, मतलब हल्का दिखाई देता जा रहा है और कमज़ोर होता जा रहा है। और ऐसा लगता, और ये कहाँ, आंध्र प्रदेश के मतलब इन क्षेत्रों में
नॉर्थ ईस्ट की ओर इन्हीं क्षेत्रों में नरसापुर, यनम, ककीनाडा, तूनी और विशाखापत्तनम के कोस्टल एरिया पे क्या करेगी, असम तक पहुंच जाएगी। और इसके बाद कहाँ पे, वेस्ट बंगाल यानी से वेस्ट बे ऑफ बंगाल के वेस्ट में, सेंट्रल वेस्ट में जा कर के क्या हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी। और इसके बाद ये कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बताया IMD इंडिया, और ये इतना कमज़ोर हो जा रही है कि मतलब ये थर्सडे मॉर्निंग तक कितना हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कहाँ से, इसकी जो धाराएं हैं 95 किलोमीटर पर आवर से 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और जो है, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, वो उन्हें क्या लगातार बारिश हो रही है वहाँ पे, मतलब उन्हें बारिश होगी लगातार। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल, तो इसमें यही था कि, और हाँ ये थोड़ा सा आसानी नाम के बारे में जान लेते हैं। आसानी नाम जो है इस साइक्लोन का, ये किसके द्वारा दिया गया है, श्रीलंका के द्वारा दिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, रुद्र, क्रोध होता है। तो फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। अब फिर ये है हमारा प्रोजेंस एडिशन, एडिटोरियल है, ये फर्स्ट एडिटोरियल है आज का। तो इसमें बताया गया, सेडिशन के बारे में बताया गया, ऑथर जो है सजेशन देना चाहते हैं। और एडिटोरियल में हमेशा क्या मिलता है, हमें सजेशन ही मिलता है। तो इनका क्या होता है, उनका पर्सनल ओपिनियन होता है, किसी भी चीज़, मतलब जो चीज़ें होती करंटली उनके बारे में उनका ओपिनियन होता है, सजेशन देते हैं वो किस प्रकार से क्या करना चाहिए। तो इनका यहाँ पे सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को क्या कर लेना चाहिए, अवश्य हीड कर लेना चाहिए, मतलब मान लेना चाहिए, जो स्पिरिट ऑफ ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए किस पे, सुप्रीम ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, यानी वो क्या है, इसकी आत्मा, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर ही आत्मा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड हेल्प प्रिवेंट मिस यूज ऑफ सेडिशन लॉ, और जो है, जो सेडिशन लॉ का मिस यूज़ है ना, उसको रोकने में मदद करनी चाहिए सरकार को। तो ऐसा वो सजेशन दे रहे हैं, किसके लिए, सेडिशन लॉ के लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल नहीं, डेटा पॉइंट है। तो डेटा पॉइंट जो हमारा है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ रहा, ये है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, GS पेपर 2 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया है कि जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, गिर गई है। कहाँ तक पहुँच गई है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इंडियन रुपी $1 इक्वल टू कितना था, $1 इक्वल टू 72 रुपीज़ या फिर 73 रुपीज़ था ना। तो अब ये बढ़ करके, ये रुपये बढ़ करके कहाँ तक चले गए हैं, $1 इक्वल टू 77.36 रुपीज़, 77.36 रुपीज़ हो गए हैं, ये $1 के बराबर। तो ये क्या हो गया है, यानी हमारे रुपया का वैल्यू क्या हो गया है, घट गया है। तो जो वैल्यू घट जाती है उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन, यानी मूल्यह्रास कहते हैं, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, आलोचना भी कहा जाता है डिप्रिसिएशन को। और इसके अपोजिट होता है एप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारे मूल्य की, रुपये की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों अपने में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जब मूल्य रुपया हमारा बढ़ता है तो डिप्रिसिएशन होता है, यानी उसकी वैल्यू घटती है। और जब हमारा रुपया कम होता है तो उसकी तब वो एप्रिसिएशन होता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। किस प्रकार से भी उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन जब ये डिप्रिसिएशन क्यों है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका जो रीज़न है, ये रसिया और यूक्रेन का वॉर भी है। और इसके साथ ही साथ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार इंडिया से फंड क्या कर रहे हैं, विथड्रा करते जा रहे हैं। इंडिया से फंड अपना विथड्रा करते जा रहे हैं, जिसका कारण ये बन रहा है क्या, कि इंडिया की जो रुपी है उसकी वैल्यू गिर रही है। और लगातार 7 महीने से ऐसा कर रहे हैं, जिसके कारण से, और इसका क्या परिणाम निकल सकता है हम लोग ये भी देख लेते हैं। और इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन होता क्या है। इसके पहले जो इंडिया की, मतलब एक डॉलर जो था वो किसके इक्वल टू था, वो 72 रुपये के इक्वल टू मान लेते हैं, 72। अगर ये डॉलर एक मतलब कहने का मतलब ये है कि एक रुपये कहाँ तक बढ़ गया, 77 हो गया ना, 77.36 हो गया। हम मान लेते हैं कि 76 ही, ओके, 76 ही मान ले, सॉरी 77 ही मान लेते हैं। तो ये पैसा बढ़ गया ना, कितना बढ़ा, 5 रुपये बढ़ गया, 5 रुपये बढ़ गया। तो 5 रुपये जब बढ़ा तो ये क्या हुआ,
तो जब 5 रुपया बढ़ता है तो कोई सामान अगर हम खरीदते हैं तो उसमें हमें क्या देना पड़ेगा, 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमारा पैसा अधिक जा रहा है। जब पैसा हमारा अधिक जा रहा है तो इसका मतलब क्या कि हमारे पैसे की वैल्यू कम है, इसलिए हमारा पैसा अधिक जा रहा है। तो जब हम इससे कोई सामान खरीदते हैं तो ये डिप्रिसिएशन क्या करता है, हमें घाटे में करता है, तो इससे यहाँ पे घाटा होती है। लेकिन एप्रिसिएशन में क्या होता है, जब $1 अगर हमारा है और उसके इक्वल टू 72 था ही, अगर यही 72 हमारा 62 बन जाता है, $1 इक्वल टू 62 रुपये हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जब कोई हम सामान खरीदते हैं तो अभी तक क्या दे रहे थे, उसके लिए हम 72 रुपये देते थे। अगर $1 में एक सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हम 72 रुपया यानी दे रहे थे इंडियन रुपये में। लेकिन उसी सामान को अगर हम फिर जब ये 62 रुपया हो गया, यानी इसकी कीमत रुपया क्या हो गया, गिर गया, तो अब उसी सामान के लिए हम कितना देंगे, 62 रुपये देंगे, यानी इसका पैसा क्या हो गया, गिर गया, यानी पैसा कम हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। तो कम जब कब करेंगे पे, जब हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तब। तो यहाँ पे हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ती है, ये हमारा एप्रिसिएशन होता है, यानी एप्रिसिएशन हम प्रशंसा भी कह सकते हैं। तो एप्रिसिएशन पॉजिटिव होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन ये दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डिप्रिसिएशन हमें फ़ायदा देता है। कैसे, अगर जो सामान जैसे कि हमारा 72 जो था वो कितना हो गया था, 77 था ना, और यहाँ पे हम 67 ले लेते हैं, इसे 67। ठीक, तो 67 इसे जब हम ले रहे हैं तो यहाँ 10 रुपया बढ़ा, यहाँ 10 रुपया माइनस हो गया, और ये क्या है, इक्वल टू $1 के बराबर है। तो यहाँ जब $1 के बराबर है तो यहाँ हमें जब कोई वस्तु हम बेचते हैं तो अभी तक हमें कितना मिल रहा था, 72 मिल रहा था। लेकिन अब कितना मिलेगा, जब ये 77 हो गया तो कितना मिलेगा, 77 रुपये मुझे मिलेगा, यानी हमें पैसा अधिक मिला। तो यहाँ पे हमारा फ़ायदा है। लेकिन अगर एप्रिसिएशन में देखें, जब हम कोई वस्तु 72 रुपये में बेच रहे थे, अब उसे हम कितने में बेचेंगे, 67 में बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी पैसे की वैल्यू तो बढ़ी लेकिन हमें पैसा कितना मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ एक्सपोर्ट में ये फ़ायदेमंद है और ये थोड़ा वो है, ये नहीं है। और इंपोर्ट में क्या है, ये नहीं है और ये फ़ायदेमंद है। जबकि इंडिया क्या है, एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा करता है, इसलिए इंडिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है कि पैसे की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई। तो ये था इसका परिणाम, ये निकला। एप्रिसिएशन डिप्रेशन ये होता है। तो देखिए कितना हम लोग का मतलब बढ़ा है, ये 5.4 रुपीज़ बढ़ा है, यानी डिप्रिसिएट किया हो गया है। इस साल कब हुआ है, यानी 9 मई 2022 को हुआ है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब जो है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा देख लेते, चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, किसका चार्ट है ये, कब कब इंडिया का मतलब वैल्यू, पैसे की वैल्यू, रुपए की वैल्यू क्या होने लगी, गिरने लगी थी। कैसे कैसे गिरते हैं, मतलब ये गिरते गिरते ही आई है इंडिया की जो मतलब रुपए की वैल्यू गिरते गिरते ही आई है। अगर इसे हम देखें तो जनवरी 2010 से 2022 के तक का दिया हुआ है। 2010 में ये कितनी थी, अराउंड 46 के थी, अराउंड 46 रुपए के बराबर थी, यानी $1 इक्वल टू कितना था, 46 था। ओके, और इसके बाद और हम देखें तो ये तो जनवरी की बात है, यानी 2010 की बात है। 2011 में यहाँ थी और 2012 में यहाँ थी। फिर अगर 2015 की बात करें हम लोग तो मतलब इस तरह से गिरते गिरते आई है, और इसके बाद 2019-2022 में क्या कहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ पहुँच गई है, यानी 77.37 रुपीज़ हो गई है एक $1 बराबर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।